नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पीडीपी ने बीजेपी के सामने रखी शर्तें। बीजेपी ने कहा वक्त पर देंगे जवाब। सोनिया गांधी ने की मुफ्ती मोहम्मद सईद से फोन पर बात। कोयला बीमा के बाद अब भूमि अधिग्रहण पर भी अध्यादेश की तैयारी। विपक्ष ने किया विरोध। लोकपाल बिल में भी संशोधन पर विचार। असम हिंसा की जांच का जिम्मा एनआईए को। सैन्य अधिकारियों के साथ सेना प्रमुख की बैठक। उग्रवादियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति पर जोर। भारतीय इतिहास कांग्रेस के 75वें अधिवेशन में जुटे दुनिया भर के इतिहासकार। रविवार को उपराष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन। राज्यसभा टीवी पर खास कवरेज। और मेलबर्न टेस्ट में कप्तान धोनी ने बनाया स्टंपिंग का विश्व रिकॉर्ड। दूसरे दिन इंडिया की सही शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया से 422 रन पीछे। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने बीजेपी के सामने कई शर्तें रखी हैं। सरकार बनाने को लेकर बीजेपी ने भी बातचीत का रास्ता खुला रखा है। इस बीच सोनिया गांधी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद से बात कर एक नए समीकरण के संकेत दिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पीडीपी को लुभाने में लगी है। राज्यपाल के न्योते के बावजूद जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी सरकार बनाने की जल्दबाजी में नहीं है। पीडीपी ने बीजेपी के सामने कई शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री पद। नंबर 2, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को धीरे धीरे हटाना। और तीसरी, घाटी के मामलों में जम्मू क्षेत्र के नेताओं का हस्तक्षेप न होना। लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पर सिर्फ बातचीत का ही हवाला दे रही है। बातचीत चल रही है, अभी कुछ कहना मुश्किल है। अभी ये कोई डेडलाइंस पर तो काम नहीं होता है, जल्दी हो जाए यही हमारा प्रयास है। बीजेपी के लिए कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 कोर मुद्दा रहा है, पर विधानसभा चुनाव में पार्टी ने ये मसला नहीं उठाया। लेकिन बीजेपी के लिए आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट और दूसरे मुद्दों पर भी पीडीपी की बात मानना आसान नहीं होगा। जो रीजनल इम्बैलेंस है उसका समाप्त करते हुए कुछ 1947 से लेके कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं, जैसे रिफ्यूजीज का मामला है, बाकी कुछ मामले हैं। खबरों के मुताबिक बीजेपी ऐसा न्यूनतम कार्यक्रम भी तय करना चाहती है जिसमें विवादित मुद्दे ना हो। इसके अलावा पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री जम्मू इलाके से हो। लेकिन पीडीपी को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बेशर्त समर्थन देने को तैयार हैं। इन सब के बीच बीजेपी सीमित दबाव ही पीडीपी पर बना पाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों विकल्प खुले हैं। लेकिन पूरे मामले में कई पेचीदगियां भी हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के संपर्क में है। इस बात को तो स्वीकार करती है, लेकिन खुलकर बातचीत का ब्यौरा देने के लिए तैयार नहीं है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर और बातचीत करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। नीरजा, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की जो सत्ता की कुर्सी है, पीडीपी और बीजेपी में दोनों के लिहाज से कहूँ, किसके ज्यादा करीब है, किसके ज्यादा दूर दिख रही है फिलहाल कॉम्बिनेशन जो दिख रहे हैं? देखिए, सबसे वायबल जो कॉम्बिनेशन है, जो मैंडेट आया है, वो बीजेपी और पीडीपी का है। और जाहिर है कि पीडीपी सिंगल लार्जेस्ट है तो उसको लीड करना चाहिए। उसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए, बहुत ही फ्रैजाइल, वीक होगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हालांकि हर अलायंस मैं मानती हूँ बहुत डिफिकल्ट होती है। मुश्किल क्यों लग रहा है आपको? मुश्किल क्यों है? क्योंकि पीडीपी की अपनी वो है प्रोग्राम और बीजेपी का अपना क्लियर प्रोग्राम है। चाहे आर्टिकल 370 को लीजिए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पास को लीजिए, पीडीपी चाहती है वो स्पेशल कैरेक्टर कश्मीर का नहीं बदला जाए। वो चाहती है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट को हटाया जाए। दोनों मुद्दों पे बीजेपी का बिल्कुल विपरीत स्टैंड है। फिर पीडीपी का सेल्फ रूल के प्रति उनका जो मुद्दा रहा है कहीं ना कहीं, और ये भी है कि हिंदू सीएम जम्मू से, ये एक नारा था बीजेपी का, और उनको लगता है ये हमारे
इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस तरह का लग रहा है। अब हो सकता है अगर हम लीड करें, इंडिपेंडेंस को तोड़ लें, एनसी को साथ ले आएं, तो ये शायद एक संभावना बनती है। जो मैंडेट है हमें क्या कह रहा है? इतने सालों से, डेकेड से जो डिवीजन हम देख रहे हैं हिंदू जम्मू और मुस्लिम वैली का, वो खाई बढ़ गई है। इस इलेक्शन में पहले भी हुआ है पोलराइजेशन, पर इस इलेक्शन की तरह नहीं हुआ, खुलकर सामने आ गया है वो खाई में, बहुत डीपन हो गया है। और मैं तो कहती हूँ कि हुर्रियत के लोग भी जब आज़ादी की बात करते थे तो पूरे प्रदेश को लेके बात करते थे, कभी ये नहीं कि सिर्फ वैली की बात, पॉकेट नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या मैंडेट इस तरफ इशारा कर रहा है कि इस खाई को कम करो, लेकिन सवाल मध्य रास्ता निकालिए ताकि आप झुकिए थोड़ा, हम भी झुकेंगे, और जो संभव है लोकतंत्र में जो कॉमन लाइन होती है उसको ढूंढिए और आगे बढ़िए। लेकिन नीरजा, जो दोनों ही पार्टियों के मुद्दे हैं, दोनों में एक्सट्रीम मैं कहूँ स्टैंड है दोनों पार्टियों के मुद्दों को लेकर, ऐसे में कितना आप देखती हैं पॉसिबिलिटी कि कुछ लचर रवैया होगा, एक मध्य मार्ग में दोनों खड़े होते नजर आएंगे, या फिर मैं कहूँ कि बीजेपी इस वक्त एक तरफ एनसी और दूसरी तरफ पीडीपी, यानी कि सारे विकल्पों के साथ बढ़ रही है और जो उसके अपने मुद्दे हैं उनको लेकर फिलहाल वो आगे बढ़ना चाहती है? देखिए, वो तो संभव नहीं क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, और एनसी के लिए भी उतनी मुश्किल होगी सपोर्ट करना। अगर आर्टिकल 370 को वो हटाना चाहेगी, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाना चाहेगी अगर बीजेपी, जहाँ तक रेफ्यूजीज़ का सवाल है, जहाँ तक कई ग्रीवेंसेस जेन्युइन हैं जम्मू की, उनको एड्रेस करने का सवाल है, पंडितों को वापस लाने का सवाल है, उन पे तो बातचीत हो सकती, होनी चाहिए, डेवलपमेंट का सवाल है। और जम्मू कश्मीर में तो जो बेरोज़गारी है, आप मानेंगे नहीं, एक पब्लिक रैली में गई, इलेक्शन रैली में, जैसे मैं बैठी हुई थी, वो स्कैफोल्डिंग होती है ना, मैंने रैंडम सर्वे किया, 20 नौजवानों से इस तरह से एक एक करके मैंने बात की, 18 अनएम्प्लॉयड थे 20 में और 2 पार्शियली एम्प्लॉयड थे। तो इतना, मतलब इतना वहाँ करने की ज़रूरत है। और मोदी को लेके अगर बीजेपी के लोग ये 370 के बारे में नहीं बोले होते, और कैंपेन के दौरान नहीं बोले, लेकिन पहले ही पैनिक हो गया वैली में, और ये नहीं कहा जाता कि इस बार हिंदू सीएम होगा जम्मू से, तो हो सकता है नौजवान तबका मोदी की तरफ देखता, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि ये कौन शख्स है, कौन नेता है जिसने पूरे हिंदुस्तान का मैंडेट ले लिया। 282 भरोसा कर सकते थे कि आप लेकिन इन मुद्दों को लेकर इसने क्या करके दिखाया था, तो एक नई नज़र से देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो जो मौका था, इस तरह की बातचीत से बीजेपी ने कहा 1-2 सीटें आ सकती थी उनकी वैली में। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके के हालात हैं अब, और जो कॉम्बिनेशन में कहूँ संख्या के लिहाज से बन रहा है, एनसी अपनी तरफ से पीडीपी को भी लुभाने की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी को लेकर भी उसके रास्ते बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कोई नेगेटिव उस तरह का है। सोनिया गांधी ने पीडीपी के नेताओं से बात की है। असल में क्या ये माना जाए कि जिस ब्लॉक की बात कांग्रेस कर रही है वो कुछ यथार्थ में, हकीकत में शेप लेता दिख रहा है? देखिए, वो जो प्रोग्रामेटिक पॉलिसी वाइज पीडीपी, कांग्रेस, एनसी करीब है। हालांकि बहुत बिटर फाइट रहा है एनसी और पीडीपी का तो, और एनसी को पर भरोसा नहीं कर रही पीडीपी के, क्या है इनके मन में जब कह रहे हैं कि अनकंडीशनल हम सपोर्ट दे देंगे। खैर, लेकिन मतलब आइडियोलॉजिकली वो करीब हैं, लेकिन उसमें अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं, तीनों रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ जम्मू से सीटें आई हैं, कांग्रेस की भी आई हैं, 3 पीडीपी भी आई हैं, लेकिन एसेंशियली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से आई हैं। तो एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो होगा ना, हिंदू जम्मू अनरिप्रेजेंटेड रहेगा इस गवर्नमेंट, यानी कि वही जो कि बीजेपी अगर बनाती है तो वैली एकदम अनरिप्रेजेंटेड रहेगी। और ये अपील कर सकता है कुछ नेताओं को बीजेपी के, भाई हम कहेंगे इन तीनों को बनाने दो, पूरे देश में हम कहेंगे देखो बीजेपी को रोकने के लिए ये लोग इकट्ठे हो गए, ये मतलब कुछ भी इनके लिए संभव था। तो हो सकता है बिहार में, यूपी में आगे जो चुनाव आ रहे हैं उनको फ़ायदा हो, क्या ये थिंकिंग है। लेकिन कश्मीर ऑर्डिनरी स्टेट नहीं है, कश्मीर में आज बहुत बड़ा मौका है, शांति रही है। और अगर मुझे लगता है, और लोग कह रहे थे, अगर सिर्फ बीजेपी बनाती है इंडिपेंडेंस से जोड़ तोड़ करके, तो मिलिटेंसी क्या फिर से उभर सकती है, कहना मुश्किल है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की तरफ नज़रें हैं
कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने एक लंबी सोच, एक लंबी विजन के तहत जो किया था, और उनके मुफ्ती मोहम्मद सईद से बहुत अच्छे थे जब 2002 से 5 रिश्ते और कई नए स्टेप्स लिए गए थे रोड उसकी उम्मीद आप कर रहे हैं कि शायद वहाँ के आज भी मौका है अगर, लेकिन एक विजनरी सोच। आप नैरो पॉलिटिक्स में देखेंगे कश्मीर को तो आपको लगेगा एक और स्टेट हम काबू कर ले, हमारा चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। पहले कभी हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ, आज हो जाएगा। हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी या जो भी है फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक मौका है कि कश्मीर को पीस सोल्यूशन की तरफ ले जाने का, विकास के पथ पर आगे ले जाना। टॉल लीडर्स, स्टेट्समैनशिप, सेंसिटिविटी, मैग्नानिमिटी, इस सब की जरूरत है। तो कश्मीर मतलब वैली के लीडर्स की तरफ से भी और यहाँ बीजेपी के लीडर्स की तरफ से भी। एक आखिरी सवाल, तो अगर ये चीज़ दिखनी है या दिखानी है, मैं कहूँ पार्टियों की ओर से, तो फिर जिन मुद्दों को लेकर तकरार है, जिन मुद्दों को लेकर मैं कहूँ कि अड़ियल रवैया रहा है चुनाव से पहले भी और फिलहाल जो मुद्दे दिख रहे हैं, वहाँ पर लचीलापन, लचीला रुख जल्दी दिखना चाहिए। अगर देर होती है तो शायद इससे नुकसान भी। हाँ, मतलब ये 5, 6, 7, 8 दिन वहाँ के नेता एक्चुअली जो कह रहे हैं कि ये जिगजैग होने वाला है, ऐसा नहीं कि दूल्हा घोड़े पे तुरंत सवार हो जाएगा, क्योंकि कई चीज़ें सॉर्ट आउट करनी हैं और उसमें कोई वो नहीं है। आई होप यहाँ गवर्नेंस रूल नहीं सोचा जाते। हाउस तो हॉरेबली हंग है, दिल्ली की तरह है, लेकिन गवर्नेंस रूल का कश्मीर के संदर्भ में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा वोटर टर्नआउट हुआ है, उसके बावजूद ट्रैजिक होगा ये अगर इस तरह का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसकी तरफ सभी इशारा कर रहे हैं, शायद वो एक बेहतर विकल्प होगा। बहुत शुक्रिया नीरजा इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो फिलहाल पहली खबर में आज इतना ही। कोयला और बीमा के बाद सरकार भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश लाने की तैयारी में है। हालांकि विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। विपक्ष ने इसकी आलोचना की है और गंभीर मसलों पर संसद में व्यापक बहस के बाद कानून बनाने की वकालत की है। शीतकालीन सत्र के दौरान कई मुद्दों पर संसद में गतिरोध बरकरार रहा और सरकार के महत्वपूर्ण विधेयक अटक गए। लेकिन सत्र खत्म होते ही कोयला और बीमा संशोधन विधेयक पर अध्यादेश लाकर सरकार ने अपनी मंशा जता दी है। खबरों के मुताबिक भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधनों पर भी अध्यादेश के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और कानून मंत्रालय को ड्राफ्ट तैयार रखने को कहा गया है। अब संसद रोक दें विपक्ष के लोग, लेकिन देश तो नहीं रुकेगा, देश को तो चलना है। देश के लोगों ने तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास जताया है और नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की उम्मीद पर खड़े उतरें, तो वो उस पर खड़े उतर रहे हैं। सरकार के मेक इन इंडिया अभियान या निजी क्षेत्रों की बढ़ती भूमिका के बीच जमीन अधिग्रहण में मौजूदा कानून के कई प्रावधान रुकावटें पैदा कर रहे हैं। इसी वजह से इस कानून की धारा 105 में संशोधन का प्रस्ताव है। संशोधन से जमीन अधिग्रहण खदान अधिनियम 1885, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, रेलवे अधिनियम 1989, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 जैसे लगभग 13 केंद्रीय कानूनों को नए अधिग्रहण कानून के दायरे से बाहर रखने की तैयारी है, जिससे जमीन अधिग्रहण में दिक्कत न हो। भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक ऑडिट की बाध्यता और 80% जमीन मालिकों की मंजूरी की शर्त को भी हटाने या इसे घटाने का फैसला हो सकता है। लेकिन विपक्ष ने सरकार के इस रास्ते को असंवैधानिक बताते हुए आरोप लगाया है कि सरकार संसद से मुंह छिपाकर अध्यादेश का सहारा ले रही है। उस सरकार को पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं है। ऑर्डिनेंस के जरिए ही अगर सरकार चलानी है तो फिर पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऑर्डिनेंस जो है वो विशेष परिस्थिति में लाया जाता है। बगैर बहस के ऑर्डिनेंस लाना और देश में कानून लागू करना, ये मैं इसको वाजिब नहीं मानता। रूल थ्रू ऑर्डिनेंस इज नॉट गुड गवर्नेंस फर्स्टली। सेकेंडली, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स शुड नॉट बी बाईपास्ड। लेकिन दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने यूपीए सरकार के दौर में संसद में बिल पारित कराने की बजाय अध्यादेश लाए जाने की ऐसी कोशिशों का तब विरोध किया था। जानकारों के मुताबिक सरकार इन अध्यादेशों के जरिए निवेशकों को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून जरूरी है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की बात कही। उन्होंने लखनऊ में कहा कि सरकार का जबरन धर्मांतरण पर रोक साफ है। सभी राजनीतिक पार्टियों को इस विषय पर विचार करना चाहिए कि यह सिलसिला रुके, इसलिए कोई एक एंटी कन्वर्जन बिल, एक धर्मांतरण विरोधी ऐसा कोई एक कानून बने तो
ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पर सभी को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और इस पर एक कंसेंसस बनना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान से माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को सौंपने की मांग फिर दोहराई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मुंबई हमलों के दोषी दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल है और पाकिस्तान में रह रहा है। ये एविडेंस भारत सरकार के पास तो पहले से था। भारत सरकार को तो पहले से मालूम है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और उसको भारत सरकार ने ऑलरेडी पाकिस्तान को कह चुका है कि आप हैंड ओवर करने के लिए। और गृह मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी ने उस दिन भी कह चुका है कि पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम को लेकर के जल्दी हैंड ओवर कर देना चाहिए हिंदुस्तान को। असम हिंसा की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया है। आज गुवाहाटी पहुंचे सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में और तेजी लाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय बनाने पर भी जोर दिया। असम हिंसा के बाद सुरक्षा हालात की समीक्षा करने सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग शनिवार को गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी से सीधे सैन्य ठिकाने रंगिया पहुंचकर जनरल सुहाग ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उग्रवादियों के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा की। शुक्रवार को गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सेना प्रमुख का असम दौरा काफी अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने असम नरसंहार के लिए जिम्मेदार नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एस पर लगे प्रतिबंधों को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। सुरक्षा बल अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में भी उग्रवादियों की तलाश कर रहे हैं। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए भूटान और म्यांमार से भी मदद ले रही है। सेना हिंसा पीड़ित इलाकों में स्थिति सामान्य करने की कोशिशों में भी लगी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार का दौरा कर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। हिंसा की वजह से बड़ी तादाद में लोग पलायन पर मजबूर हैं। असम के 4 जिले कोकराझार, चिरांग, सोनितपुर और उदलगुड़ी जिलों में करीब 72,675 लोगों को 61 राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में जेडीयू के 4 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधायक अजित कुमार, राजू सिंह, पूनम देवी और सुरेश चंचल पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप था। स्पीकर के फैसले को विधायकों ने अब हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। बिहार विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने दल बदल कानून के तहत जेडीयू के 4 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। इनमें कांटी सीट से विधायक अजित कुमार, साहेबगंज से विधायक राजू सिंह, सकरा से विधायक सुरेश चंचल और खगड़िया से विधायक पूनम देवी यादव शामिल हैं। नहीं जानते हैं, उनको कहेगा दल विरोधी कार्य करेंगे तो क्या कहेगा? दल के खिलाफ अनुशासन नहीं मानेंगे तो सजा भुगतना पड़ेगा। अयोग्य घोषित किए गए विधायकों ने स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जो फैसला आया है ये बिल्कुल न इसको कानून से वास्ता है, न नियम से वास्ता है, न न्याय से वास्ता है। ये बिल्कुल आका के निर्देश पर दिया गया ये फैसला है। इस फैसला तो पहले ही से ही लोग लिए हुए था। ये तो एक कहिए कि विधिवत घोषणा करने के लिए यहाँ पर आए थे। फैसला पहले ही हो चुका था। हम लोग इस फैसले के विरुद्ध में न्यायालय में जाएंगे। जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से 8 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद पिछले महीने भी 4 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इनमें ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज सिंह बबलू, रविंद्र राय और राहुल शर्मा शामिल थे। 8 जेडीयू विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अब जेडीयू विधायकों की संख्या 111 रह गई है। लेकिन आरजेडी के 24, कांग्रेस के 5, सीपीआई के 1 और 3 निर्दलियों के समर्थन की वजह से जीतन राम मांझी सरकार को कोई खतरा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत के बाद सरकार के इंतजामात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्हें स्वाइन फ्लू से बचने के लिए जो दवा दी गई वो एक्सपायर हो चुकी थी। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दावा किया कि देश भर में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सरकार ने तमाम तैयारियां की हैं। लगता है दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को स्वाइन फ्लू से हुई मौत से स्वास्थ्य विभाग ने कोई सबक नहीं लिया है। महिला की मौत के बाद भी उसके परिजनों की कोई जांच अभी तक नहीं कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन लोगों को टेमी फ्लू की जगह फ्लूवेर नाम की दवा दे दी गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें जो दवा दी गई है वो न सिर्फ एक्सपायर डेट की है बल्कि उस पर बैच नंबर तक नहीं है। गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिले के अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने इसके लिए दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग को पत्र भी लिखा है। देखिए, ये दवाई सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करती है सब जगह, मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, ना लोकल लेवल पर हम लोग खरीदते हैं।
इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सभी सरकारी अस्पताल स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सक्षम हैं। जेपी नड्डा के मुताबिक स्वाइन फ्लू वायरस से निपटने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। देखिए, स्वाइन फ्लू का जो इन्फ्लुएंजा का जो एक किस्म का वायरस है, उसको निपटने के लिए सरकार सक्षम है और सभी हमारे डॉक्टर्स उसका उपचार करने के लिए केपेबल हैं। स्वाइन फ्लू का पहला मामला 2009 में सामने आया था। तब से दुनिया भर में हजारों लोगों की इससे मौत हो चुकी है। गाजियाबाद निवासी महिला की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत के बाद इस बीमारी को लेकर देश में अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए उसकी तैयारियां चाक चौबंद हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस शहर में स्वाइन फ्लू से मौत का पहला मामला सामने आया, उसी के अस्पतालों में दवाओं का बंदोबस्त नहीं है। कैमरा पर्सन राजेश अग्रवाल के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारतीय इतिहास कांग्रेस का प्लेटिनम जुबली अधिवेशन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार से शुरू हो रहा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 1500 से ज्यादा शोध पत्र पेश किए जाएंगे। सम्मेलन में देश और दुनिया के 500 से ज्यादा जाने माने इतिहासकार हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर राज्यसभा टेलीविजन ने इसकी कवरेज के लिए खास इंतजाम किए हैं। भारतीय इतिहास कांग्रेस के 75वें अधिवेशन में शिरकत करने के लिए देश और दुनिया भर के इतिहासकार और शोध छात्र जेएनयू परिसर में जमा हो रहे हैं। यहाँ के कन्वेंशन सेंटर में रविवार को इतिहास कांग्रेस के 75वें अधिवेशन की शुरुआत होगी। 28 तारीख से शुरू हो रहा यह अधिवेशन 30 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन उद्घाटन समारोह के बाद विभिन्न सत्रों के दौरान इतिहासकार और छात्र अपने शोध पत्र पेश करेंगे। साथ ही इतिहासकार अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे। 30 तारीख को पुरस्कार वितरण के साथ अधिवेशन का समापन हो जाएगा। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो सालाना उनका जो होता है सेमिनार कांग्रेस जो बोलते हैं, उसमें देश भर के तमाम इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, वो सब इसमें आते हैं। ये हम देते हैं कि हमारे जो सीनियर हिस्टोरियंस हैं, जो हमारे कॉलेज लेक्चरर्स हैं, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी रिसर्चेस को बेसिस पर आकर के यहाँ पर अपनी रिसर्चेस को पेश करें, डिस्कस करें। इतिहासकारों और शोध छात्रों में इस सम्मेलन को लेकर खासा उत्साह है। हिस्ट्री कांग्रेस गिव्स यू दैट वन काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहां आप अपने रिसर्च को एक्सचेंज कर रहे हैं, बट आई थिंक यू आर आल्सो टेकिंग अवे व्हेन यू लीव द हिस्ट्री कांग्रेस व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम लिसनिंग टू अदर्स। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे इंडिया को ज्योग्राफिकली, सोशली, कल्चरली कनेक्ट करता है। भारतीय इतिहास कांग्रेस की स्थापना 1935 में की गई थी। ये भारतीय इतिहासकारों का प्रमुख संगठन है जो पिछले 79 साल से लगातार इतिहास के क्षेत्र में तर्क संगत और वैज्ञानिक जांच में जुटा हुआ है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने सीधी शुरुआत की है। खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 108 रन बना लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में टीम इंडिया के सामने 530 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के 530 रन के जवाब में भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 108 रन बना लिए हैं। भारत ने पहला विकेट शिखर धवन के रूप में खोया। धवन 28 रन पर हैरिस का शिकार बने। मुरली विजय 55 और चेतेश्वर पुजारा 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले कप्तान स्मिथ के शानदार 192 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरे दिन पहली पारी में 530 रन बनाए। रॉयन हैरिस ने 74, ब्रैड हैडिन ने 55, क्रिस रॉजर्स ने 57 और शॉन मार्स ने 32 रनों का योगदान दिया। सामी ने 4 विकेट लिए, जबकि उमेश यादव और अश्विन ने 3-3 विकेट चटकाए। 4 टेस्ट मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे है। उसने एडिलेड में पहला टेस्ट मैच 48 रन से और ब्रिस्बेन में दूसरा टेस्ट 4 विकेट से जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आज टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्टंप आउट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन धोनी ने रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर मिशेल जॉनसन के रूप में अपना 134वां स्टंप किया। इसके साथ ही श्रीलंका के कुमार संगाकारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। बिहार के सहरसा में 6 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि उत्तर भारत में अलग अलग इलाकों में ठंड के कहर से आज 15 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में शनिवार का दिन मौसम का दूसरा सबसे सर्द दिन रहा। न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 22 दिसंबर को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
वहीं जम्मू कश्मीर की डल झील अब जमने लगी है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। नमस्कार। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अब पूरी तरह से पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं। दिग्विजय सिंह के मुताबिक सोनिया गांधी हमारी नेता बनी रहेंगी, लेकिन अगर राहुल गांधी को जिम्मेदारी मिलती है तो वो इसे बेहतर ढंग से निभा लेंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ विद्यालयों में संसाधनों की कमी पूरा करने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने चंडीगढ़ में केमिकल इंजीनियरों के 67वें सम्मेलन के आज उद्घाटन के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने चंडीगढ़ में सिख एजुकेशनल सोसाइटी के प्लैटिनम जुबली समारोह में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। दिल्ली सरकार ने आज प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के नर्सरी दाखिले को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 25% सीटें इन वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करनी पड़ेंगी। महाराष्ट्र के भिवंडी में लकड़ी के गोदाम में शुक्रवार रात आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने खबर मिलते ही पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। हादसे के कारण का अभी पता नहीं चल सका है। पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना की ओर से जम्मू कश्मीर के कठुआ में गोलीबारी की गई। इसके बाद बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन की ये चौथी घटना है। पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमोत्तर सीमा में हवाई हमले और गोलीबारी में करीब 60 आतंकियों को मार गिराया है। सेना की चेकपोस्ट पर आतंकियों के हमले के जवाब में 60 आतंकी मार गिराए गए, जबकि 20 से ज्यादा घायल हुए। पेशावर हमले के बाद से तालिबान आतंकी लगातार सेना के निशाने पर हैं।